गाजा में क्या हो रहा है और दुनिया ऐसा होने कैसे दे रही है। रिसेंटली यूके के एक बड़े मीडिया हाउस की एक रिपोर्टर गाजा पहुंची और वहां जो कुछ उसने देखा वो दुनिया को बताया और हम उनके बयान को कोट करेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मुझे बच्चों की हालत देखकर बेचैनी हुई। वो जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उस चीज ने झकझोर कर रख दिया मुझे। उन बच्चों के पास न जूते थे, न कोट, न कड़ाके की ठंड से बचने का कोई सहारा, लेकिन फिर भी उनमें एक अजीब सी जिद थी जीने की। वो हंस रहे थे, खेल रहे थे, नंगे पैर मलबे के बीच दौड़ रहे थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद उन्होंने इस तबाही के बीच जीने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। 2025 AI, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशंस, प्रोग्रेस, हर तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है। लेकिन गाजा में जो मासूमों के साथ हो रहा है, लोग यही सोच रहे हैं कि हाउ कैन द वर्ल्ड अलाउ दिस टू हैपन। जैसा आई विटनेसेस ने बताया है कि पूरी फैमिलीज मिटा दी जा रही हैं। माँ बाप अपने बच्चों को दफन कर रहे हैं और कुछ तो वो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके बच्चे मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। एड वर्कर्स, रेस्क्यूअर्स भी मारे जा रहे हैं। हॉस्पिटल, स्कूल्स सब तबाह कर दिए गए हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स बेसिक सप्लाईज के बिना जख्मियों का इलाज करने को मजबूर हैं। जी हाँ, साल 2025 है और इसी दुनिया के एक हिस्से का ये हाल हो रखा है। गाजा में मौजूद रिपोर्टर ने बताया पिछले 6 हफ्तों में उन्होंने सेव द चिल्ड्रन नाम की NGO की मदद से कई फैमिलीज से बात की। हर एक स्टोरी दिल तोड़ देने वाली थी। हर फैमिली बेघर हो चुकी थी। कुछ तो एक जगह से दूसरी जगह करते करते 20 बार तक डिस्प्लेस हो चुकी हैं। हर कोई खाने की कमी से जूझ रहा है। कुछ बच्चों का वजन भूख के मारे 15 किलो तक गिर चुका है। कुछ ने सिर्फ जिंदा रहने के लिए जानवरों का चारा तक खाया है। कुछ इतने सदमे में हैं कि बार बार बिस्तर गीला कर देते हैं। कुछ रात में चीखते हुए उठ जाते हैं। उन्होंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ। इस बीच कुछ लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, जो कह रहे हैं कि गाजा अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस बर्बादी को देखकर कैसे लग सकता है कि इसे दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ की हिम्मत कायम है, जो कह रहे हैं कि हम गाजा को फिर से बनाएंगे। हमारे बच्चे इसे पहले से भी बेहतर बनाएंगे। देखिए, बेशक उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन लोगों का मानना है कि जब तक गाजा में तबाही खत्म नहीं होगी तब तक उम्मीद की किरण धुंधली ही रहेगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ जंग नहीं चल रही, यहाँ जेनोसाइड हो रहा है। ढेरों रिपोर्ट्स में ये प्रूव हो चुका है कि गाजा में जेनोसाइड चल रहा है। तो क्या होता है जेनोसाइड? कानून के मुताबिक ये प्रूव कैसे होता है और दुनिया ने कौन से सबसे डरावने जेनोसाइड देखे हैं? इन्हीं चीजों पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर भीषण हमला कर रहा है। 2023 में ये हमला शुरू गाजा की तरफ से हुआ, लेकिन हर जंग की तरह इसके रेपरकशंस अच्छे नहीं रहे। इससे यूनाइटेड नेशंस की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और अब ये डेथ टोल 50,000 को भी पार कर चुका है। हजारों घायल हुए हैं। करीब 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं। पूरे इलाके मिट्टी में मिल गए हैं। राहत और जरूरी सामान तक पहुंचने नहीं दिए जा रहे हैं। बीच में कुछ दिनों का सीजफायर जरूर लगा था, लेकिन जो हमले फिर से शुरू हुए तो मौत, घायलों और डिस्प्लेस्ड परिवारों का डेटा बढ़ ही रहा है। ये सब मिलकर एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी पैदा कर रहा है। और ये सिर्फ गाजा की तरफ की कहानी नहीं। जंग चल रही है तो मौतें तो इजराइल ने भी झेली हैं। वहां भी लोगों ने जान गंवाई है। आंकड़े भले ही गाजा के मुकाबले बहुत कम हैं, लेकिन आखिर मौत तो मौत है। मगर गाजा में मौत का आंकड़ा ज्यादा होने की वजह से इजराइल के इस कार्रवाई को लेकर जेनोसाइड शब्द बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। जेनोसाइड, जिसका हिंदी में मतलब होता है नरसंहार। लेकिन क्या जो कुछ हो रहा है उसे सच में जेनोसाइड कहा जा सकता है? इसे समझने का सही तरीका क्या है? אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים,
אין דלק, הכל סגור, אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट उस 84 पेज डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा है जो साउथ अफ्रीका में यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबमिट किया। इस डॉक्यूमेंट में साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, ये कहकर कि इजराइल पैलेस्टीनियंस के विरुद्ध जेनोसाइड कर रहा है। साउथ अफ्रीका का कहना है कि गाजा पर किया गया हमला पैलेस्टीनियंस के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने के इरादे से किया गया है, जो एक नेशनल, रेशियल और एथनिक ग्रुप है। हालांकि इजराइल इन आरोपों को हमेशा की तरह डिनाई करता आया है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जेनोसाइड होता क्या है और इसे साबित कैसे किया जाता है। जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल पहली बार राफेल लेम्किन ने किया था। राफेल एक पोलिश जूइश लॉयर थे। होलोकॉस्ट में अपनी फैमिली को खोने के बाद और आर्मेनियन एथनिक क्लेंजिंग पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक ऐसे शब्द की ज़रूरत महसूस की जो इतने भयानक अपराध को डिफाइन कर सके और आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लेम्किन ने ये पाथ ब्रेकिंग काम तो किया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन घटनाओं पर भी नज़र डालते हैं जब जेनोसाइड टर्म एग्जिस्टेंस में नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाज़ीज़ ने करीब 6 मिलियन यूरोपियन जूस का कत्लेआम किया। इस जेनोसाइड को होलोकॉस्ट कहा जाता है। 22 अगस्त 1939 को जब पोलैंड पर हमले की तैयारी हो रही थी, हिटलर ने रीख मार्शल हर्मन गोरिंग और ओबर साल्जबर्ग में मौजूद अपने कमांडिंग जनरल से क्या कहा था वो सुनिए। उसने कहा था कि हमारी ताकत हमारी स्पीड और हमारी ब्रूटैलिटी में है। जंगीज खान ने लाखों औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया, पूरी प्लानिंग के साथ और खुशी खुशी, लेकिन हिस्ट्री उसे सिर्फ एक स्टेट का फाउंडर मानती है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमज़ोर वेस्टर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन मेरे बारे में क्या कहेगी। मैंने कमांड दे दी है और अगर कोई भी इस पर एक भी शब्द की क्रिटिसिज्म करेगा तो उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाएगा कि हमारा युद्ध लक्ष्य सिर्फ कुछ सीमाओं तक पहुंचना नहीं है, बल्कि दुश्मन का पूरी तरह से फिजिकल डिस्ट्रक्शन करना है। इसी के चलते मैंने अपनी डेथ हेड फॉर्मेशंस को तैयार कर दिया है, फिलहाल सिर्फ ईस्ट में, इस आदेश के साथ कि वो पोलिश डिसेंट और पोलिश लैंग्वेज वाले सभी पुरुषों, औरतों और बच्चों को बिना किसी दया या सहानुभूति के मौत के घाट उतार दें। सिर्फ इसी तरह हम वो स्पेस हासिल कर पाएंगे जो हमें चाहिए। वैसे भी आज कौन याद करता है आर्मेनियंस के नरसंहार को। तो हिटलर खुद, जो होलोकॉस्ट के लिए जाना जाता है, उसने अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए आर्मेनियन मास किलिंग को कोट किया था। आर्मेनियन जेनोसाइड वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 18 के दौरान हुआ था। ये ऑटोमन एम्पायर के आर्मेनियन सब्जेक्ट्स के खिलाफ एक डिपोर्टेशन और मास किलिंग का कैंपेन था जो यंग तुर्क गवर्नमेंट ने चलाया था। आर्मेनियंस का मानना है कि ये कैंपेन जानबूझकर उनकी कम्युनिटी को ख़त्म करने की कोशिश थी और इसीलिए ये एक जेनोसाइड था। तो इसी सब की डिटेल्ड स्टडी करने के बाद लेम्किन ने मास किलिंग्स को अपराध की कैटेगरी में लाने की हर पॉसिबल कोशिश की। उस वक्त यूनाइटेड नेशंस नया बना था। लेम्किन ने उसमें लॉबिंग की, जिसका नतीजा ये निकला कि 1948 में कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड को मंजूरी मिली। ये पहली ह्यूमन राइट्स ट्रीटी थी जिसमें यूएन मेंबर कंट्रीज ने ये माना कि जेनोसाइड एक इंटरनेशनल क्राइम है, चाहे ये शांति के समय हो या जंग के दौरान, और इसे रोकना और सजा देना उनकी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये कि तब से अब तक जेनोसाइड के कितने मामले सामने आए हैं और इसमें से कितनों को एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया गया है। तो तब से लेकर आज तक दुनिया में कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जो जेनोसाइड की यूएन डेफिनेशन में आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही केसेस इंटरनेशनल कोर्ट्स तक पहुंच पाए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक सिविल ट्रिब्यूनल है जो देश के बीच के विवादों को सुनता है। इसने सिर्फ 4 बार जेनोसाइड कन्वेंशन से जुड़े मामले सुने हैं, जिसमें से सिर्फ एक जेनोसाइड लीगली प्रूव हो सका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो इंडिविजुअल्स पर केस चलाता है, उसने 3 जेनोसाइड ट्रायल्स किए हैं, पर इन केसेस में भी साबित करना मुश्किल रहा है और कन्विक्शंस की संख्या बहुत कम रही है। एक सवाल ये उठता है कि जेनोसाइड को प्रूव करना इतना मुश्किल क्यों है? तो जेनोसाइड कन्वेंशन के मुताबिक जो क्रिमिनल एक्ट्स जेनोसाइड के दायरे में आते हैं वो इन कंडीशंस को फुलफिल करने चाहिए। पहला, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों की हत्या करना, उनको शारीरिक या मानसिक रूप से गंभीर नुकसान पहुंचाना,
उनके जीवन को ऐसी स्थिति बनाना जो उनकी पूरी या आधी तबाही का कारण बने, बच्चों को जबरदस्ती दूसरे ग्रुप्स में ट्रांसफर करना, जन्म रोकने के लिए मेजर्स लागू करना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रूव करना पड़ता है कि ये जानबूझकर किसी नेशनल, एथनिक, रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को खत्म करने के इरादे से किया गया है। यही इंटेंट जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स में डिफरेंस बताता है और इसी वजह से जेनोसाइड को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट्स में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसमें कई बार लीगल टेक्निकलिटीज की वजह से आरोपियों को छोड़ दिया जाता है या जेनोसाइड की जगह वॉर क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस चलाया जाता है, क्योंकि इंटेंट प्रूव करना बड़ा सब्जेक्टिव है। यहाँ पर वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड में डिफरेंस समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड अलग अलग तरह के अपराध हैं। ये सभी बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट अलग होता है। वॉर क्राइम्स ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान होते हैं और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का उल्लंघन करते हैं। इसमें नागरिकों, अस्पतालों, राहत कार्यकर्ताओं और युद्धबंदियों पर हमले शामिल होते हैं। केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी वॉर क्राइम माना जाता है। वॉर क्राइम्स सिर्फ युद्ध क्षेत्र में होते हैं और इनका मुकदमा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या राष्ट्रीय अदालतों में चलाया जाता है। नेक्स्ट इज क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये बड़े पैमाने पर या संगठित तरीके से नागरिकों के खिलाफ हमले होते हैं और युद्ध या शांति दोनों सिचुएशंस में हो सकते हैं। इनमें मर्डर, एक्सटर्मिनेशन, एनस्लेवमेंट यानी गुलामी, टॉर्चर, रेप और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और सेक्सुअल स्लेवरी, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस ऑफ पर्सन्स, रंग भेद अपराध यानी एपार्थाइड क्राइम जैसे अपराध शामिल होते हैं। सिस्टमैटिक वायलेंस इस अपराध की पहचान है। इसका मुकदमा आईसीसी और राष्ट्रीय अदालतों में किया जा सकता है। नेक्स्ट इज जेनोसाइड। जेनोसाइड का मेन एलिमेंट पूरे या आंशिक रूप से किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने का इरादा होता है। इसकी कंडीशंस आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। अगर ये साबित हो जाए कि अपराध का उद्देश्य किसी समूह को पूरी तरह या पार्टली खत्म करना था तो इसे जेनोसाइड कहा जाता है। इसका मुकदमा आईसीसी या राष्ट्रीय अदालतों में होता है। तो अगर इसको शॉर्ट में समझें तो वॉर क्राइम्स सिर्फ युद्ध के दौरान होते हैं। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी युद्ध और शांति दोनों में हो सकते हैं और ये बड़े पैमाने पर संगठित हिंसा होती है। और जेनोसाइड का मुख्य एलिमेंट नष्ट करने का इरादा होता है। ये सभी अपराध ह्यूमन राइट्स के सबसे गंभीर उल्लंघन हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और एविडेंस की कमी की वजह से न्याय कई बार संभव नहीं हो पाता। बहरहाल जेनोसाइड ट्रायल्स में अब तक कितना न्याय मिल सका है ये भी देखते हैं। 1998 में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रुवांडा पहला ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट बना जिसमें जेनोसाइड का कन्विक्शन दिया गया। रुवांडा के पीएम जीन कम्बांडा को उम्र कैद सुनाई गई। पहली बार किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट को ऐसे क्राइम के लिए दोषी ठहराया गया। ट्रिब्यूनल ने 93 लोगों पर आरोप लगाए, जिसमें 62 कन्विक्ट हुए और 14 अक्विट हो गए। लेकिन ये संख्या उन हजारों लोगों के सामने कुछ भी नहीं जो इस जेनोसाइड में शामिल थे। जैसे जैसे ट्रिब्यूनल अपना काम बंद कर रहा था, बचे हुए मामले नेशनल कोर्ट्स को दे दिए गए। कुछ अक्यूज्ड की मौत हो गई, कुछ भाग गए और अब भी 2 भगोड़े माफिया की तरह लापता हैं। दूसरी तरफ है कंबोडिया के खमर रूज रिजीम, जिसमें 1.7 मिलियन लोगों की मौत हुई। उस केस में तो और भी बुरा हाल रहा। ट्रिब्यूनल चलने में 28 साल लग गए। 15 साल की लीगल प्रोसीडिंग्स और $330 मिलियन के खर्च के बाद सिर्फ 3 कन्विक्शंस हो सकी। कंबोडिया की पॉलिटिक्स में अब भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो पहले खमर रूज का हिस्सा थे। अब आपको जेनोसाइड इंटेंट का एक क्लियर एग्जाम्पल देते हैं। सर्बियन जनरल राटको म्लाडिक, उन पर 8000 लोगों के स्रेब्रेनिसा मैसेकर में जेनोसाइड का आरोप लगा। पहली कोर्ट में फोरेंसिक एविडेंस और आई विटनेस स्टेटमेंट्स की वजह से जेनोसाइड प्रूव हो गया, लेकिन दूसरी कोर्ट में उन्हें एक्विट कर दिया गया क्योंकि इंटेंट प्रूव करना मुश्किल हो गया। तो अब समझते हैं इजराइल का स्टांस और आईसीजे केस। इजराइल जेनोसाइड के आरोप को डिनाई करता है और कहता है कि उसका मिलिट्री कैंपेन सेल्फ डिफेंस है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने आईसीजे में अपनी एप्लीकेशन में इजरायली ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स को इंसाइटिंग वायलेंस का प्रूफ बताया। हजारों सिविलियंस की मौत और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फूड सोर्सेज और वर्शिप प्लेसेस की तबाही का जिक्र किया।
आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पहले ही टेम्पररी ऑर्डर्स दिए हैं जिसमें इजराइल से कहा गया है कि जेनोसाइड कन्वेंशन का पालन करें, फूड एड और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प गाजा में बिना किसी रुकावट के पहुंचने दें। हमास द्वारा पकड़े गए सभी हॉस्टेजेस को तुरंत रिहा करने की भी मांग की गई है। अब आने वाले महीनों में आईसीजे का ये केस नए लीगल प्रेसिडेंट सेट करेगा कि आगे जेनोसाइड को कैसे डिफाइन किया जाएगा और कौन अकाउंटेबल होगा। फॉर मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स कीप वॉचिंग स्विच।